स्टूडेंट, पिछले क्लास का हम लोग का लास्ट टॉपिक था पोलर एंड नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और वहाँ आपको बताया था कि अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा हो और दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अगर अलग अलग है तब उस कंडीशन में पोलैरिटी डेवलप करता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और अगर आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम्स हैं तो उस कंडीशंस में नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जिस मॉलिक्यूल में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उन्हें हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, और जहां नन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उसे हम लोग नन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दिए भी थे, जैसे अगर H2 प्रेजेंट, H2 है, Cl2 है, O2 है, तो इन कंडीशन में ये सब के सब नन पोलर मॉलिक्यूल कहे जाएंगे, क्योंकि आइडेंटिकल एलिमेंट के एटम है इनके बीच में, ये नन पोलर होगा। वहीं अगर हम लोग HCl लेते हैं, H2O लेते हैं, H2S लेते हैं, तो इन सब में जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो अलग अलग एलिमेंट के एटम है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, सल्फर का अलग अलग है। तो इस कंडीशन में इनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल पोलर नेचर का होगा। लेकिन सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ लेने से ही सारे क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर सकते हैं, कुछ और भी नए नए कंसेप्ट जुड़ेंगे। जैसे आप ही को जो एग्जांपल दिए उसी में अगर CO2 के बारे में कहा जाए तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नन पोलर नेचर का होता है। PCl5 में फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, लेकिन PCl5 भी नन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 ये भी नन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल में। यानी इस जगह पर ये पॉइंट आ गया कि द पोलरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल नॉट डिपेंड्स ओनली ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम। और जो हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी में, ये सिलेबस में टॉपिक है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो जब हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे तब उस वक्त में इसका आंसर हम लोग दे पाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, लेकिन ये मॉलिक्यूल एज ए होल नन पोलर क्यों माना जाता है। PCl5 नन पोलर क्यों, जबकि PCl3 को अगर देखोगे तो PCl3 ये पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल में ही आता है। तो इन सारे का वहां पे जरूरत पड़ेगा, उस जगह पर फिर से हम लोग पोलर और नॉन पोलर पर वापस आएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखेंगे आप, क्योंकि अभी अगर आपको सेम बताएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो जब वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इन सब का रीजन बताएंगे, यहाँ पर बैक आकर के कि कब वो पोलर होगा कब वो नॉन पोलर होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी आप क्या करोगे, जहां पर आपका मिस्टेक हुआ है उस जगह पर आप क्रॉस करोगे और उसके बगल में लिखो, यानी कि दोनों दिखना चाहिए। अगर आप पोलर लिखेंगे तो उसको क्रॉस कीजिए और बगल में नन पोलर होगा वो, और रीजन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वहां पर। तो ये पोलर एंड नन पोलर से रिलेटेड हुआ। वैसे आपको PDF में हम इंडिकेट भी कर देंगे कि कहां पर गलत हुआ है, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। रीजन वेस्पर थ्योरी के पढ़ने के बाद में फिर बताएंगे वहां पर। आज हम लोग एक नए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, जिन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। इन्हें डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोऑपरेशन से मिलता जुलता लग रहा है। तो कोऑपरेशन हम कब करते हैं, जब हम सक्षम होते हैं, किसी दूसरे को हेल्प करने के कंडीशन में होते हैं, तब वहां पर हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। उसी तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप है। इसे समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप सब लोग ओजोन के बारे में सुने होंगे। ओजोन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, जिनका फार्मूला होता है O3। ये ओजोन हुआ। इनका लीविस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे तब जाकर के क्लियर होगा। ओजोन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 6, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब O3 है तो 3 ऑक्सीजन एटम को लिख दिए यहां पर 1 2 3। हर एक ऑक्सीजन को 2 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग में, और बाकी का
4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। ध्यान से देखोगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये ऑक्सीजन एटम भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा शेयरिंग के लिए, और बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इनके पास में है। अब देखो तो इस ऑक्सीजन एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 एंड 4 8। इस ऑक्सीजन एटम का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी 4 4 8 हो गया। अब जैसे ही ये ऑक्सीजन एटम अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा तो ये डिनाई कर देगा, बोलेगा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए था, अब जब मेरा ऑक्टेट पूरा हो चुका है तो हम आपके साथ में शेयरिंग क्यों करें। यानी कि अब ये ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन इनके साथ में शेयरिंग नहीं कर पाएगा। 2 3 4 5 6। अब यहां पर क्या कंसेप्ट कहता है, इफ वन एटम हैज डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर एटम हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो इस ऑक्सीजन एटम के पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, पेयर में होना चाहिए। अगर किसी के पास में 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर उनको रिक्वायरमेंट है, डिफिशियंसी है 2 इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन का, यानी 1 पेयर या 2 पेयर, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। दूसरा, इफ वन एटम हैज डिफिशियंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and other atom has lone pair electron, then coordinate bond is formed between them। तो यहां पर ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है यहां पर। अब देखो इस शेयरिंग में ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन एटम का बना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम अ सिंगल एटम, जो एक ही एटम से आता है। इसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते थे। यहां इन दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो इसलिए इसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया गया। इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है क्योंकि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन एटम का है। तो जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है उसे डोनर कहते हैं, और जो इनके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। तो डोनर की तरफ इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से पहले रिप्रेजेंट किया जाता था, तो समझाने के लिए उसी कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया उसकी तरफ में इसका टेल होता है, और जो गेन करता है उसकी तरफ में इसका हेड होता है। लेकिन नए रिकमेंडेशन के अनुसार से अब IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी कोवेलेंट बॉन्ड ही मानते हैं, और कहते हैं कि एरो की जगह पर इसे भी आप लाइन से ही रिप्रेजेंट करें। तो जब इसे लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड। अब एग्जैक्ट पता कैसे चलेगा कि कहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयरिंग करके हुआ और कहां एक सिंगल प्रोवाइड किया है। तो बताता है कि जितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके साथ में लिखिए। तो इस ऑक्सीजन एटम के साथ में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इनके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। यानी अब यहां से पता चल गया कि इस ऑक्सीजन के पास में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। फिर से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम अ सिंगल एटम। This type of covalent bond is formed if one atom has deficiency of pair of electron and other atom has lone pair electron। यानी एक के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो और दूसरे के पास में डिफिशियंसी हो, तो जिनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, शेयरिंग में जितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है वो सब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही होगा, तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अगर ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया तब उसको म्यूचुअल शेयरिंग कहेंगे, और वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक और एग्जांपल बताते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का नाम सुनेंगे आप। सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SO2। उनका अगर हम लोग लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखें तो उस जगह पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 6।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2, 6, दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। SO2 में सिर्फ सेंटर एटम सल्फर हो गया, सल्फर को सेंटर में डाल दिए और सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है, तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम इसको सराउंड करेंगे। यहाँ ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए, क्योंकि इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास में। अब ये सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग में, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में। अब देखो इस सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब जब ऑक्टेट पूरा हो गया और इस कंडीशन में इस ऑक्सीजन एटम के पास में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है, यानी कि इसे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तो कंडीशन था कि अगर किसी के पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी है और सामने वाले के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तब इस कंडीशन में इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहां एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यहां कोवेलेंट बॉन्ड बना है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है क्योंकि ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर एटम का है। अब पहले जैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये सल्फर डोनर एटम है और ये ऑक्सीजन एक्सेप्टर है। लेकिन नए रिकमेंडेशन के अनुसार से इस एरो को भी सिंगल लाइन के जैसा ही रिप्रेजेंट करना है, तो अब जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है वो लिखना होगा। इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, इस सेंटर एटम सल्फर के पास में 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन एटम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 ये होगी। इसी तरह से कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर अभी शिफ्ट मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, लिविस डॉटर स्ट्रक्चर बताएंगे। एक्चुअली है क्या कि बहुत सारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अभी आपके दिमाग में नहीं है, तो आप तुरंत बनाना शुरू करेंगे, बुक का क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत हमसे पूछना शुरू करेंगे कि सर H2SO4 का कैसे बनेगा, SO4 2- का कैसे बनेगा, CO3 2- का कैसे बनेगा। तो अभी बताएंगे तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन ऐड होता चला जाएगा तो आपके पास में पहले के मॉलिक्यूल का भी स्ट्रक्चर होगा और फिर नया आप आसानी से सीख सकते हैं। तो जितना बता रहे हैं पहले आप उसके ऊपर भी पेशेंस रखो। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डिफाइन विद सुटेबल एग्जांपल। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डेफिनेशन हो गया और 2 एग्जांपल हम एक्सप्लेन किए, और आगे इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। वैसे फिलहाल अभी के लिए इन दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। ये था कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसे फॉर्मल चार्ज कहा जाता है। ये फॉर्मल चार्ज हम लोग कोवेलेंट मॉलिक्यूल के केस में निकालते हैं और ये बताता है, इसकी सहायता से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि 2 एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है या फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अगर 2 एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो जो डोनर एटम है उनके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और जो एक्सेप्टर है उनके ऊपर में नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। यहां पर भी आपको पहले लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा और फिर उसके बाद में हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी जिस एटम का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से माइनस करते हैं नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि शेयरिंग में जो इन्वॉल्व हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को। तो इससे हर एक एटम के ऊपर का चार्ज निकलता है और उस चार्ज से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस कोवेलेंट मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड बन रहा है, उनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग बना है म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना है। फिर से इसको समझने के लिए हम लोग ओजोन पर ही आते हैं। ओजोन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखे हैं, ओजोन मॉलिक्यूल यानी कि O3, ऑक्सीजन एटम, तीनों ऑक्सीजन ही है, एटॉमिक नंबर 8, इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये 2 6 होगा। इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं
ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एटम अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी का 4 इलेक्ट्रॉन इनके साथ में, इनका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन इस ऑक्सीजन एटम के पास में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां डिफिशियंसी है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का और यहां लोन पेयर है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। अब इन तीनों ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है इस फॉर्मूले का यूज करके। तो तीनों चूंकि ऑक्सीजन ही है तो इसमें हम लोग नंबर डाल देते हैं, ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन सेकेंड एंड ऑक्सीजन थर्ड। अब ऑक्सीजन फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज करना, यहां ऑक्सीजन फर्स्ट में जरूरत पड़े तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देखना। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ इस ऑक्सीजन एटम को लिखोगे तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा 6, तो यहां 6 लिख दिए, माइनस नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन एटम के पास में देखो कितना नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो यहां लिख दिए 4 माइनस 1/2 इनटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन एटम का देखो यहां से ये सर्किल किया है, ये पार्ट सर्किल है, तो इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसका और 2 दूसरे का, तो टोटल लेकर के चलना है, इसलिए इसको हम सर्किल किए, यानी जहां तक में आया है तो ये वैल्यू 4 हो गया, यानी 6 माइनस 4 माइनस 2, तो -6 6 -6 करेंगे तो वैल्यू आ गया 0, यानी इस ऑक्सीजन एटम के फॉर्मल चार्ज का वैल्यू 0 होगा। अब सेकेंड ऑक्सीजन एटम का निकालते हैं उसी कंसेप्ट को लेकर, यहां पर फॉर्मल चार्ज का वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि ऑक्सीजन ही है तो इनका भी 6 होगा, माइनस इस ऑक्सीजन एटम को देखो, यहां फिर से इसे हम सर्किल कर रहे हैं, इसे ध्यान से देखोगे, यही मेन पार्ट है यह। अब इस बॉक्स के अंदर में अनशेयर्ड और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब इस सर्किल के अंदर में सिर्फ 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 6 माइनस 2 हो गया, माइनस 1/2 इनटू, अब टोटल देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, ये भी शेयरिंग में इन्वॉल्व हुआ है, 2 2 4 एंड 2 6 टोटल, तो इनटू 6 देखो ये 3 और -2 कितना हो गया 5, 6 माइनस 5 इट मींस 1, तो यहां पर ये वैल्यू +1 आ गया। अब इसी तरह से थर्ड ऑक्सीजन एटम का निकालेंगे, ऑक्सीजन थर्ड, ये थर्ड ऑक्सीजन एटम है, तो यहां पर फॉर्मल चार्ज का वैल्यू होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 माइनस 1/2 इनटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस ये 1 यानी कि 7, वैल्यू हो गया -1। इट मींस इस तीनों ऑक्सीजन एटम में फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के फॉर्मल चार्ज का वैल्यू आ गया 0, सेकेंड ऑक्सीजन एटम के ऊपर में आ गया +1 और थर्ड के ऊपर में आ गया -1। अब यहां से ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग किया है, इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर में +1 चार्ज है, इसका मतलब यह है कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और जहां पर ये डोनर एटम के रूप में काम कर रहा है, और इसके -1 का मतलब यह हुआ कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए उसके ऊपर पर ये -1 चार्ज आया है। तो जिस तरह से हम लोग ये ऑक्सीजन ओजोन में से तीनों ऑक्सीजन एटम का निकाले हैं, उसी तरह से अब आपको करना है सल्फर डाइऑक्साइड का, पहले लिविज डॉट स्ट्रक्चर लिखोगे, तो यहां ऑक्सीजन, यहां सल्फर और यहां ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन फर्स्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन सेकंड हो जाएगा और ये सल्फर हो जाएगा। इन तीनों एटम के फॉर्मल चार्ज का आप वैल्यू निकालोगे। फॉर्मल चार्ज के लिए क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसी एटम का टोटल नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो सर्किल आप दिए हैं इसको ध्यान से देखना है, माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जहां जिसका निकालना है उसमें टोटल, यानी कि जो उसका सिर्फ इन्वॉल्व है वो नहीं, वो ऑक्टेट दिखाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहा है उन सबको काउंट करते हैं।
तो ये फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड था। इसको कॉपी कर लीजिएगा और सल्फर डाइऑक्साइड का आप बनाइएगा। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स दिया हुआ है बुक में, उसके बारे में बात करते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स यानी कि जब हम लोग आगे वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे तो उस वक्त में आएगा बॉन्ड लेंथ आएगा, बॉन्ड एंगल आएगा, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। कुछ एक डेफिनेशन सारा हम पीडीएफ में लिख दे रहे हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, डेफिनेशन को याद रखोगे। बॉन्ड लेंथ, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लेंथ है किसके, बॉन्ड का। तो जब दो एटम या तो शेयरिंग कर रहे हैं या किसी वजह से कंबाइन किए हैं, जुड़े हुए हैं, तो उनके बीच के बॉन्ड के लेंथ को हम लोग बॉन्ड लेंथ कहेंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड के केस में कुछ अलग वैल्यू आएगा, और बाकी के जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जहां पे कुछ को हम लोग कोवेलेंट रेडियस करते हैं और कुछ एक जगह पे हम लोग वान डेर वाल रेडियाई करते हैं, और इसी पर इसका बॉन्ड लेंथ जुड़ा होता है। जैसे अगर मान लिया कि कोई A2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो A2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में A और A मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये A का सेंट्रल पार्ट यानी कि न्यूक्लियस हो गया, ये इस A का न्यूक्लियस हो गया। अब इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ऑर्बिटल में, और इस म्यूचुअल शेयरिंग के लिए इनके बीच में ओवरलैपिंग होता है। यहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है। अब बॉन्ड लेंथ यहां कहा गया कोवेलेंट रेडियस, इस एटम का सेंटर पार्ट, न्यूक्लियस का सेंटर पार्ट, इस एटम के न्यूक्लियस का सेंटर पार्ट, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना। अब इस न्यूक्लियस का हाफ कर दीजिए, ये पार्ट इसका हाफ आ गया, देख रहे ओवरलैपिंग कर रहा है। अब इस कंडीशन में यहां से लेकर के यहां तक ये जो रेडियस होगा वो A एटम का रेडियस होगा, इसे कोवेलेंट रेडियस ऑफ A कहा जाएगा। उसी तरह से यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस आएगा वो कोवेलेंट रेडियस ऑफ B कहा जाएगा। R A से रिप्रेजेंट किए हैं इसको, अगर नहीं दिख रहा हो जब बोल रहे हैं उससे आप सुनोगे R A हो गया और ये R B हो गया। अगर एटॉमिक रेडियस और इस कोवेलेंट रेडियस को हमें कंपेयर करना पड़े तो फिर से इस एटम को यहां देखो, ये एटम का सेंट्रल पार्ट है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इसका ऑर्बिट हो गया। तो यहां से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस लेंगे। हम हाथ से सर्किल कर रहे हैं तो इसलिए सर्किल ये बड़ा और छोटा हो रहा है, लेकिन आप इमेजिन करो कि जब ये दोनों बराबर बराबर होगा तो यहां से यहां तक अगर ये एक एटम का है तो इस कंडीशन में यहां ये RA का वैल्यू आएगा, लेकिन इस RA और इस RA के वैल्यू में फर्क पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पर जैसे ये शेयरिंग हुआ है तो ये इतने लेंथ का वैल्यू तो कम हो गया, यानी कि एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में कोवेलेंट रेडियस का वैल्यू हमेशा छोटा होता है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल का, और जब ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ तो इनके बीच के डिस्टेंस घट जाते हैं, यानी कि कोवेलेंट रेडियस का वैल्यू कम हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में कोवेलेंट रेडियस का वैल्यू हमेशा कम माना जाएगा। उसी तरह से एक टर्म आता है वान डेर वाल रेडियस। आगे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहां वान डेर वाल फोर्सेस पढ़ेंगे, और उस जगह पर कहा जाता है कि अगर मान लें कि एक A2 मॉलिक्यूल है जहां पर इनके बीच में ये शेयरिंग हुआ है, और ये दूसरा A2 मॉलिक्यूल है, यहां ये दूसरा A2 मॉलिक्यूल है, ये इसको टच कर रहा है A2 मॉलिक्यूल, ये दूसरा A2 मॉलिक्यूल यहां। अब देख लो इनके और इनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो उसे कोवेलेंट रेडियाई कहा जाएगा, जबकि जो नॉन शेयर, जो नॉन बॉन्डेड एटम है उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो इसी पार्ट को वान डेर वाल रेडियाई कहा जाएगा, इसे हम लोग वान डेर वाल रेडियाई कहते हैं। तो कोवेलेंट रेडियाई यानी कि दो बॉन्डेड एटम के बीच के डिस्टेंस के हाफ को कहा गया, वान डेर वाल रेडियाई दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच के डिस्टेंस के हाफ को कहा गया। तो अब अगर हमें कंपेयर करना है कि वान डेर वाल रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई में किसका वैल्यू बड़ा होगा, तो देखने से ही पता चल रहा है कि जहां ओवरलैपिंग होगा उस जगह पर इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा,
और जहां ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है ये A2 मॉलिक्यूल है, ये A2 मॉलिक्यूल है और ये भी A2 मॉलिक्यूल है। तो इस A2 मॉलिक्यूल में इनके और इनके बीच का डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट होगा, इनके और इनके बीच के डिस्टेंस का हाफ कोवेलेंट होगा, लेकिन ये A2 मॉलिक्यूल और इस A2 मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवाल फोर्स लग रहा है, बहुत वीक फोर्स होता है। जैसे आप एक गिलास पानी लेते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के बीच में बना है, लेकिन उस एक गिलास पानी में ही लार्ज नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी इंटरैक्टिव फोर्सेस लग रहे होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, कुछ एक जगह पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, कुछ एक जगह पे वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। तो जहां पे नन बॉन्डिंग है, किसी तरह का ओवरलैपिंग नहीं है, उनके बीच के डिस्टेंस के हाफ को हम लोग वंडरवाल रेडियस करते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा हो गया कौन सा? वंडरवाल रेडियस। अगर एटम से कंपेयर करेंगे तो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा वैल्यू होता है एटॉमिक रेडियस का। इनका डिफिनेशन हम लिखवा देंगे, ये इनके बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड था। अब इसके बाद जब हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे तो उस जगह पर टर्म आएगा बॉन्ड एंगल। यानी अगर कोई एटम हम लोग जैसे वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो HO और ये H ड्रॉ करते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो अब इस दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को बॉन्ड एंगल कहा जाता है। यानी दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में सेंट्रल एटम के साथ में जिस एंगल का फॉर्मेशन होता है उन्हें बॉन्ड एंगल कहते हैं। और ये बॉन्ड एंगल का वैल्यू ही डिसाइड करता है कि शेप बेंट होगा, ट्रायंगुलर प्लानर होगा, लीनियर होगा या फिर टेट्राहेड्रल होगा। वो इसके बाद वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ टर्म एक एक करके इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो आगे यूज होने वाला है। तो ये आपके बॉन्ड एंगल से रिलेटेड था। एक और टर्म आएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है दो एटम के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने। जैसे अगर हम लोग H2 मॉलिक्यूल लें, O2 मॉलिक्यूल लें और N2 मॉलिक्यूल लें, तो H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस जगह पर अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू पूछा गया तो H2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1, O2 में ये 2 आ जाएगा और N2 के केस में ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ है वैल्यू 1, 2, 3। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको। ये बॉन्ड ऑर्डर की वजह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कितना ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसको स्टेबल यानी कि एटम में कन्वर्ट करने के लिए इसके तीनों बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो इनके तीनों बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसके दो बॉन्ड को तोड़ना होगा और यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना होगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देते हैं, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। उन्हें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहा जाता है। यानी कि जिसके बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू ज्यादा होगा, जो मॉलिक्यूल ज्यादा अस्टेबल होगा, उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का वैल्यू भी हाई होगा। हालांकि वेस्पर थ्योरी में हमें सिर्फ दो जो जरूरत पड़ने वाला है वो सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू, सॉरी बॉन्ड एंगल वैल्यू पता करना होगा कि बॉन्ड एंगल के अनुसार से कैसे है। तो बॉन्ड एंगल हम पूरे डिटेल से बताएंगे, आपको पूरा सेप बताएंगे। आप क्या करोगे, पीडीएफ में ये सारा डेफिनेशन लिखेंगे, उसको नोट करोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फिर थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर भी ये रिपीट होगा, वहां पर आएगा। और इसके बाद में टर्म देखोगे रेजोनेंस, लेकिन अभी वो रेजोनेंस के बारे में बताएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी आप बुक में देखेंगे तो आपको पोलैरिटी के लिए इस तरीके से एरो रिप्रेजेंट किया गया है, हम उसको नहीं बताएंगे, वेस्पर थ्योरी के बाद में बताएंगे। तो इसलिए बुक देखने के बाद में अगर कोई टॉपिक आपको लगे कि ये नहीं डिस्कस किया गया है, आप वेट कीजिए, हम तब डिस्कस करेंगे जब आपको समझ में आएगा। हाँ, जब चैप्टर एंड कर गया और नहीं डिस्कस किए तब फिर आप हमसे पूछोगे कि हाँ सर ये वाला पोर्शन जो है वो डिस्कस नहीं किया गया है। तो जितना जैसे बता रहे हैं उसके अनुसार से आप करोगे। इन सब को नोट करने के बाद में आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वेस्पर थ्योरी, इसको अच्छे से रीडिंग डाल करके रखोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और इसी कंसेप्ट से हम लोग मॉलिक्यूल का शेप निकालते हैं।
यहाँ बता पाएंगे कि मीथेन का बॉन्ड एंगल वैल्यू 109.5 डिग्री होता है, सिर्फ इसका टेट्राहेड्रल होता है, तो वो सब वेस्पर थ्योरी से ही होगा। ये वेस्पर थ्योरी हम बताएंगे आपको अगले क्लास में। तब तक बाकी जितना बताए हैं उनको आप नोट कीजिएगा और वेस्पर थ्योरी पढ़ करके रखोगे। आज यहीं तक।